आप सुन रहे हैं एक खास ऑडियो सीरीज जिसका नाम है नेताजी, भारतीय स्वाधीनता का जन्म। भारत की स्वाधीनता संग्राम के इस महानतम योद्धा की कहानी, जिसके शौर्य और दूरदर्शिता की गाथा हिंदुस्तान के इतिहास में सदियों तक बार बार दोहराई जाएगी। हम भी उनकी जीवनी से प्रभावित होकर उनकी इस कहानी को अपने एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिसमें तथ्य के साथ मनोरंजन भी मिश्रित है। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आ रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुभाष की मां अपने नन्हे से बच्चे का आध्यात्म की तरफ रुचि और सुलझी हुई विचारधारा को सुनकर चकित होते हुए, लेकिन उनके बीच का यह संवाद अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रभावती देवी सुभाष की सोच से प्रभावित होकर उसकी प्रेरणा और मानसिक स्थिति को समझने के लिए उत्सुक हो पड़ी। शायद वह अकेली उत्सुक नहीं हुई। मुझे पक्का यकीन है कि आप सब भी उनकी तरह ही नन्हे सुभाष का आध्यात्म के साथ देश की आज़ादी के रिश्ते के संपर्क को जानने की इच्छा हो रही होगी। तो बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं इस खास ऑडियो सीरीज का छठा पर्व, मेरे यानी आरजे निको और लेखक मनोज स्वामी के साथ आपके अपने KSFM पर। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शरद को नहीं रोका सुभाष। तुम्हारे पिताजी ने शरद को उसके भले के लिए रोक दिया। जिस राह पर चलने जा रहा था वो, उसमें जान का खतरा था। प्रभावती देवी ने उसे समझाया। विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में खतरा मोल लो। अगर तुम जीत गए तो तुम नेतृत्व करोगे, और अगर हार गए तो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक। सुभाष ने अपनी मां को बताया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है तुम्हें सुभाष? प्रभावती देवी ने पूछा। रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल के हेडमास्टर मोशाय बेनी माधव दास ने, सुभाष ने बताया। प्रभावती देवी ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, पर वहां तो तुम्हारा दाखिला अगले साल होने वाला है, तुम उन्हें कैसे जानते हो? शरद दादा ने मिलवाया था। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के दिखाए हुए रास्तों पर चलना सिखाते हैं। प्रभावती देवी अपने नन्हे सुभाष की इन बातों से हैरान हो जाती है। उसे भी शरद की तरह ही सुभाष में कुछ खास बात नजर आती है। उसे गर्व तो महसूस होता है, पर थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि यह पंछी जल्द ही उड़ जाने वाला है और इसे रोकना लेकिन जानकीनाथ बोस के बस में भी नहीं था। कटक में उस साल फिर से कॉलेरा और मलेरिया की महामारी फैली। सारे अंग्रेज अपने परिवारों को लेकर कलकत्ता की तरफ कूच कर गए। हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। कई डॉक्टर भी मारे गए, जिससे भय का माहौल और फैल गया। डॉक्टरों ने भी उड़ीसा से पलायन कर दिया और अस्पताल में चिकित्सा का कोई उपाय ही नहीं बचा। शरद अपने गुरु बेनी माधव दास के साथ मिलकर लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन जानकीनाथ बोस ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने अपने परिवार सहित कलकत्ते जाने का फैसला कर लिया। स्टेशन तक जाते वक्त सुभाष ने देखा कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। वहीं कोई माता पिता अपनी संतान की मौत पर हाहाकार मचा रहे थे, तो कहीं पर कुछ बिलखते हुए बच्चे अपने माता पिता के शवों को पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। यह दृश्य उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया। अंग्रेजों का सौतेला बर्ताव उन्हें अब अच्छी तरह से समझ में आ गया। वह यह भी समझ गए कि उनके देशवासी गुलाम हैं। जब तक उनको इस गुलामी से आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक उनके देशवासियों को यूं ही कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहना पड़ेगा। उन्होंने शरद चंद्र की तरफ देखा तो उनकी आंखों में भी दर्द के आंसू दिखाई दिए, और उन्हें क्रांति शब्द का अर्थ जानने की और जरूरत महसूस नहीं हुई। स्वामी विवेकानंद का वह कथन उन्हें याद था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। नेताजी ने उसी दिन ठान लिया था कि वह कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। प्रभावती देवी कलकत्ता के प्रसिद्ध हाथखोला दत्ता खानदान की सबसे बड़ी संतान थी। उनके परिवार का कलकत्ते में बहुत सम्मान था। पिछली 5 पीढ़ियों से वह लोग कलकत्ते के निवासी थे और उनकी शान शौकत देखते ही बनती थी। उनके घर पर आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा पर तो हजारों लोग दूर दूर तक मां की प्रतिमा के दर्शन करने आते थे। इतने लंबे गौरवशाली जमींदारी के इतिहास होने के बावजूद प्रभावती देवी के पिता गंगा नारायण दत्ता को जरा सा भी झूठा गुरूर नहीं था। वह बड़े ही समझदार आदमी थे और उन्होंने अपनी दोनों ही कन्याओं के लिए
बड़े ही पढ़े लिखे और होनहार लड़कों को वर के रूप में चुना था। कहा तो यह भी जाता है कि जानकीनाथ बोस को एक लिखित परीक्षा देनी पड़ी थी, यह साबित करने के लिए कि वह प्रभावती देवी के वर होने के लायक हैं। इन कहानियों के बारे में सुनकर सुभाष को बड़ा मजा आता था। प्रभावती देवी का अपने मायके से बड़ा ही नज़दीकी रिश्ता था और उनके माता पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने ही दत्ता परिवार की भागदौड़ संभाली थी। अपने छोटे भाई बहनों का लालन पालन भी उन्होंने ही किया था। वह एक काफ़ी मशहूर समाज सेविका भी थी। हर साल की तरह उस साल भी उनके पुश्तैनी घर में दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। पूजा के आयोजन का बंदोबस्त देखने के लिए इंस्पेक्टर डेल्टन भी अतखोला राजबाड़ी आया हुआ था। उसने एक पंथ दो काज करने की तैयारी कर रखी थी। खुदीराम बोस की फांसी के बाद उनको पकड़ने वाले पुलिस अफसर नंदलाल बनर्जी की अनुशीलन समिति या जुगांतर समिति के किसी सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्यारा फरार था और पुलिस उसकी बड़ी जोर शोर से तलाश कर रही थी। बरिन घोष और अरविंद घोष की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों ही समितियों के सदस्य उत्तर कलकत्ता में सक्रिय थे। इंस्पेक्टर डेल्टन को उनकी भी तलाश थी। शरद चंद्र की इन समितियों के सदस्य के करीबी रिश्तों का तो उन्हें पहले से ही ध्यान था। हत्यारा या फिर उसके साथी शरद चंद्र से संबंध स्थापित कर कलकत्ते से भागने की कोशिश कर सकते थे। इंस्पेक्टर डेल्टन ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक तरफ दुर्गा पूजा में धुनूची नाच चल रहा था, जिसमें शरद चंद्र को बाध्यतामूलक पाठ लेना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ सुभाष इस शोरगुल से दूर अकेले अपने ननिहाल की छत पर पता नहीं किस सोच में बैठा था। अचानक छत पर दूर से किसी के कराहने की आवाज़ आई। पानी, थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। सुभाष ने देखा तो एक 19 वर्ष का युवक जिसके कपड़े लहू से रंगे हुए थे, वह बहुत बेबसी से पानी मांग रहा था। सुभाष भागकर उस युवक को पानी पिलाता है और पूछता है, यह तुम्हारा खून क्यों बह रहा है? वह युवक अपनी आखिरी सांस गिनते हुए बड़ी मुश्किल से बोलता है, बिना खून की आहुति दिए आज़ादी नहीं मिलती। वंदे मातरम। यह कहकर वह युवक अपने प्राण त्याग देता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेताजी के नारे तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की रचना उनके बचपन से कितनी प्रभावित है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे यह बताने के लिए कि उसके बाद दुर्गा पूजा के दिन सुभाष के ननिहाल में क्या हुआ। हम मतलब मैं यानी आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी के साथ आपके अपने एस एफ एम पर।